अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अगला हफ्ता मुल्क की सियासत और दो अहम सियासी जमातों के सरबराहों के लिए बहुत अहम है। मुल्क की दो बड़ी अदालतें यानी सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुल्क के दो सियासी हरीफों इमरान खान और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करेंगी। पीर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में बनने वाला डिवीजन बेंच इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल और जज की तैनाती के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। इस हवाले से कल होने वाली समाअत में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा था कि पीर को इस केस की समाअत करके इसको निपटाना चाहते हैं, जबकि जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ही मंगल यानी 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में बनने वाले डिवीजन बेंच में नवाज शरीफ की नैब केसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। ये अपीलें एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस केस में सजाओं के खिलाफ दायर की गई थी और अगर इन दोनों अपीलों में नवाज शरीफ के हक में फैसला आ जाता है तो इससे उनके 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने की राह हमवार हो जाएगी। इसलिए ये समाअत अहम होगी। नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद से जिस तरह उनको केसेस में रिलीफ मिल रहा है उससे ये तासुर भी सामने आया है कि उन्हें अदालतें फौरी और स्पेशल रिलीफ दे रही हैं, जिस पर उनके सियासी हरीफ यानी पीपल्स पार्टी उन्हें लाडला प्लस और पीटीआई सुपर लाडला करार दे रही है, जबकि नून लीग का कहना है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई थी और उसका इजाला किया जा रहा है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त ट्रायल कोर्ट और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और अगले हफ्ते यानी 22 नवंबर को इस अपील पर भी समाअत होने जा रही है। बुध को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की साइफर केस में जमानत खारिज करने और फर्द जुर्म की कार्रवाई का लदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। अब देखना होगा कि आया ये बेंच चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों को कलदम करार देते हुए इमरान खान को साइफर केस में कोई रिलीफ देता है या नहीं, क्योंकि इस वक्त साइफर केस के हवाले से खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही दो बेंचेस पहले ही आमने सामने आ गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से इमरान खान की साइफर केस में जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट के जज की तैनाती के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की, जबकि इसी केस में शरीक मुलजिम साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जेल ट्रायल के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर की और जमानत की भी दरख्वास्त दायर कर दी, जिनकी समाअत जस्टिस आमिर फारूक कर रहे थे। बुध को जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दोनों दरख्वास्तों को निपटाते हुए अपना फैसला जारी कर दिया, जबकि बुध को ही इंट्रा कोर्ट अपीलें सुनने वाले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच ने भी फैसला सुनाया। और हैरानकुन तौर पर इन दोनों बेंचेस के फैसले एक दूसरे से बिल्कुल बरअक्स हैं। बुध को जारी होने वाले फैसले में जहां डिवीजन बेंच ने साइफर केस के जेल में होने वाले ट्रायल पर सवालात उठाए, जेल में होने वाले ट्रायल जिसमें ना अवाम को शिरकत की इजाज़त थी ना मुल्जिमान के अहले खाना को उसकी कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठाए, तो वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने फैसले में इस केस में दोनों मुल्जिमान के जेल ट्रायल को जवाब फराहम किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अपने सवालात के जवाब न मिलने तक साइफर केस में ट्रायल कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया और इस हवाले से 2 दिनों के लिए हुक्म इम्तना भी जारी करके ट्रायल रोक दिया और बाद में इस हुक्म इम्तना में 5 दिन की तौसीह भी कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फारूक ने ट्रायल कोर्ट को 4 हफ्तों में कार्रवाई मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। ये दोनों फैसले एक ही दिन जारी हुए थे, एक ही अदालत से जारी हुए थे, अलग अलग बेंचेस थे और इन दोनों फैसलों में जजेस ने साइफर केस के जेल में होने वाले ट्रायल और इस ट्रायल के जेल में होने की वजह से लोगों की शिरकत ना होने पर अपना अपना मौक़िफ़ दिया था। लेकिन एक बात जो दोनों बेंचेस ने वाज़ेह की वो ये थी कि साइफर केस का जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त पर अपने फैसले में वाज़ेह किया था कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा ट्रायल नहीं है। इसकी अगली समाअत में हुक्काम लोगों की शमूलियत आसान बनाएं, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि इस केस में ऐसा कोई मवाद पेश नहीं किया गया जिससे वाज़ेह हो कि केस सुनने वाले जज यानी जज अबुल हसना जुल्करनैन ने इस केस में लोगों को समाअत सुनने से मना करने के अहकाम जारी किए हों और जिस तरह इस केस का ट्रायल चला है इसे किसी सूरत ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता है, जिससे इस केस में अब तक होने वाली कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर सवालात उठते हैं। जैसे गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में बनने वाले डिवीजन बेंच ने साइफर केस में पीर तक मजीद 5 दिन की तौसीह दी थी, जिसके बाद आज साइफर केस की समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 21 नवंबर यानी मंगल तक मुलतवी हो गई। इसके अलावा आज एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत की और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 21 नवंबर तक की तौसीह कर दी। इसके अलावा इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान की अहलिया ने उनसे जेल में अलहदगी में मिलने की दरख्वास्त
दरख्वास्त दायर की थी, जिसकी कल जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की, लेकिन बुशरा बीबी ने जस्टिस आमिर फारूक पर ही अदम एतमाद का इजहार कर दिया और दरख्वास्त की कि यह अपील किसी और बेंच के सामने मुकर्रर की जाए। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब मौजूद हैं। मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अहम हफ्ता होगा अगला हफ्ता। 20 नवंबर को समाअत, 21 नवंबर को समाअत, 22 नवंबर को समाअत। अब नून लीग तो बड़ी पुरुमीद है कि नवाज शरीफ साहब को रिलीफ भी मिल जाएगा और वो अगले वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार भी होंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में बेंच बना है साइफर केस में, वो बड़ा बैलेंस बेंच बना है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें भी चीफ जस्टिस अलग फैसले दे रहे हैं, तो डिवीजन बेंच की एक अलग राय नजर आ रही है। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं एक उम्मीद है इमरान खान के लिए भी अगले इलेक्शन से पहले? सॉरी, देखिए इस वक्त मेरा मसला जो है वो ये है कि जो अगला इलेक्शन है ये पुरअमन तरीके से हो जाए। तो इलेक्शन जो है उसको हम या तो किसी एक शख्सियत के साथ जोड़ रहे हैं कि जी वो उस इलेक्शन के नतीजे में प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, और दूसरी शख्सियत से जोड़ रहे हैं कि जी कि उनके लिए कोई उम्मीद है या नहीं है। मैं देखिए आपके प्रोग्राम में कई दफा कह चुका हूं कि 2024 का जो इलेक्शन है ये 2018 का रिपीट होगा। तो 2018 में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल में थे और डिस्क्वालीफाई थे और सीन से आउट थे। तो 2024 में यही कहानी इमरान खान साहब के लिए होगी। तो ये टिट फॉर टैट है, और मुकाफात अमल तो मैं इसको नहीं कहूँगा, लेकिन ये तारीख अपने आप को दोहरा रही है। उस वक्त जब हम इमरान खान साहब को ये समझाते थे कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये जो लोग आपको लेके आ रहे हैं लोटे इकट्ठे करके आपके इर्द गिर्द एक बारात सजाई है, इस लोटों की बारात में आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा और ये आपको जलील और रुस्वा करके निकालेंगे, तो खान साहब जो है वो करके हंसते थे और तुम्हें नहीं पता। तो अब वो जेल में कभी सोच रहे होंगे कि कुछ लोग जो है वो मुझे ये कहा करते थे। तो अब वही लोटों की जो बारात है वो नवाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द सजा दी गई है और उनको भी उसी तरीके से लाया जा रहा है। तो ये कौन सा इलेक्शन और कौन सा प्राइम मिनिस्टर और कौन सा इमरान खान? अच्छा, मगर एक और बात है, आप हमारे मुसलसल काफ़ी प्रोग्रामों में ये बताते रहे, जब ज़रा गिरफ्तारी का माहौल बन रहा था कि अभी बड़ा मुश्किल टाइम इमरान खान साहब का आने वाला है, वो गिरफ्तार हुए, फिर आपने कहा मुश्किल टाइम, फिर कन्विक्शन हो गई। आपको लग रहा है वो मुश्किल टाइम कम से कम पूरा हो गया है और कोई उम्मीद है? क्योंकि अदालतें उस तरीके से मैनेज नहीं हैं जिस तरीके से 2018 में थी, अगर मैनेज हैं भी तो उस तरीके से नहीं है। तो कोई उम्मीद है या अभी आपको और मुश्किल वक्त ही नज़र आ रहा है उनके लिए इलेक्शन तक? देखें, मुझे तो मुश्किल वक्त सिर्फ एक शख्स के लिए नजर नहीं आ रहा, मुझे पूरी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन, मीडिया, तमाम सियासी जमातों के लिए मुश्किल वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो सूरत हाल को बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये जो अभी आपने अपने इब्तदाइये में खुद जो सूरत हाल बयान किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो जजेस हैं वो एक दूसरे से इत्तफाक नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में भी हो सकता है कि ऐसी सूरत हाल हो, तो ये एक लिहाज से पॉजिटिव भी है, एक लिहाज से थोड़ी सी एक तशवीशनाक भी है कि जजेस जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की हर जो थोड़ी सी जमहूरी या नीम जमहूरी जो मुआशरा होता है वहाँ पे अदालतें ऐसे ही चलती हैं। लेकिन मुझे जो असल प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो ख़राब ना हो। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ? इसलिए कि अगर इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उसको भी सही रखें। अब तशवीश मेरे लिए क्यों हुई है कि ये जो एक PSL जो होनी है, अब अगली PSL, तो वो फरवरी में करवानी है, और शायद आपको पता है या नहीं पता कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो ये PSL जो है UAE में ले जाना चाह रहा है। जब उनसे ये कहा जा रहा है कि जी आप इसको UAE में क्यों ले जाना चाह रहे हैं, दुबई में और शारजा में और अबू धाबी में आप क्यों मैच करवाना चाह रहे हैं, तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, सूरत हाल बड़ी ख़राब है। पता नहीं उनको किसने ये बताई है कि जी फरवरी में पाकिस्तान में हालात बड़े ख़राब होंगे, फरवरी में तो इलेक्शन भी होना है, तो फरवरी में इलेक्शन भी होना है और फरवरी में आप PSL जो है वो नहीं करवा रहे इसलिए कि पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब होगी, तो फिर जलसे जुलूस कैसे होंगे? तो ये जो ज़का अशरफ साहब हैं, इनसे कोई पूछे कि भाई आपको किसने बताया कि फरवरी में पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब होंगे कि PSL पाकिस्तान में नहीं हो सकती? तो अगर PSL नहीं होती तो इलेक्शन कैसे होगा? तो ये जो सवाल है इसका जवाब अगर शाहजेब साहब आपको मिल जाएगा ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जो उम्मीद एक शख्स के लिए अगले इलेक्शन में है या नहीं है। उम्मीद एक शख्स के लिए नहीं होनी चाहिए, उम्मीद पूरे पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। तो अगर PSL जो है वही पाकिस्तान में नहीं हो रही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, तो इलेक्शन कैसे होगा? अच्छा, और आपको क्या लग रहा है कि फरवरी में इलेक्शन शायद ना हो, तारीख मजीद आगे चली जाए, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात और वाज़ेह कमिटमेंट्स दे दी गई हैं?
देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि हर सूरत में इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो वाज़ेह अहकामात दिए हैं उस पे अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि जो क्रिकेट बोर्ड है, जो एक आर्जी सेटअप है, उसको एक किसने कहा है कि पाकिस्तान में पीएसएल ना कराओ, पाकिस्तान में हालात बड़े खराब हैं, फॉरेन प्लेयर्स अगर आएंगे तो उन पे हमले हो जाएंगे। तो पाकिस्तान के लोगों की जो वाहिद एक तफरीह है वो क्रिकेट ही रह गई है ना। तो पहले आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की ऐसी तैसी फेर दी, अब आप पीएसएल के मैच ही पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं। तो इसमें जो फ्रेंचाइज हैं मुख्तलिफ जो हैं वो उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। बाकायदा मैं आपको बता रहा हूँ, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि हम पाकिस्तान से बाहर अगर टीमें जाएंगी, खर्चा पर हमारा बढ़ेगा, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, वहां पे उनको होटलों में रखेंगे हम, वहां पे फॉरेन प्लेयर्स भी होंगे, वहां पे पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होंगे, हमारा स्टाफ भी होगा, तो उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आप हमें इस खर्चे से बताएं। दूसरी बात यह है कि वहां पे पाकिस्तानी जो है वो दुबई और शारजा जाके मैच कैसे देखेंगे? यहाँ पे मैच होने चाहिए। तो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है नहीं, आपको तो मैच वहीं पे खेलने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये कहा है कि ज़का अशरफ साहब जो हैं उनको चाहिए कि बताएं, उनसे आप पूछें या कोई और पूछे कि भाई तुम्हें किसने कहा है कि फरवरी में पाकिस्तान में पीएसएल नहीं हो सकती, कि अमनो मान की सूरत हाल खराब है। तो अगर पीएसएल नहीं होगी तो फिर इलेक्शन कैसे होगा? तो ये मेरा बेहतर यही है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो ज़का अशरफ साहब को बुला के ये पूछ लें उनसे। जैसा हम कोशिश करते हैं कि ज़ाहिर क्रिकेट बोर्ड का इस हवाले से वर्जन भी मालूम करें। हामिद मीर साहब, एक और जो मामला है, क्या नवाज शरीफ साहब के लिए जो ये दावा है, और ज़ाहिर उनकी भी अब समाअत अगले हफ्ते से होगी उनकी अपीलों पर, अगर रास्ता उनका खुल जाएगा, अगर अपीलों में उन्हें रिलीफ मिल जाता है, लग रहा है आपको अगले वज़ीर आज़म हो सकते हैं, या अभी उनके लिए भी कुछ सरप्राइजेज हैं इस सारी की सारी सूरत हाल में? देखिए शाहजेब साहब, मैं तो पहले भी आपको कहा करता था कि नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान वापस आना चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उनके खिलाफ जो अदालती फैसला था वो मेरे ख्याल है नाइंसाफी पर मुबनी था। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उस पूरे खेल का हिस्सा बन जाएं जो कि 2018 का रिपीट है। अब चले ठीक है, इस वक्त तो हर कोई लाडला बनने की कोशिश कर रहा है। पीपल्स पार्टी भी लाडला बनने की कोशिश कर रही है, जेयूआई भी लाडला बनने की कोशिश कर रही है। तो नून लीग अगर लाडला बन गई है तो ये उसकी खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त पाकिस्तान का एक सूबा जो है वो बहुत सेंसिटिव है और वो है बलोचिस्तान। तो जो कुछ आपने बलोचिस्तान में किया है वो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के साथ आपने अच्छा नहीं किया। आप जिन लोगों ने मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, तो अगर आप एक एक नाम जो है उसको देखते जाएं और उसकी जरा आप बैकग्राउंड में देखें, थोड़ा सा झांकें हर आदमी के माजी में, तो आपको दो तीन चीजें नजर आएंगी। पहली बात तो ये नजर आएगी कि ये साहब जो है ये पहले भी मुस्लिम लीग नून में थे और छोड़ के भाग गए थे। और दूसरी बात यह है कि उसमें ऐसे साहिबान भी हैं जिनके बारे में आपने प्रोग्राम किए हुए हैं। उनके प्राइवेट टॉर्चर सेल्स में से लाशें बरामद हुई हैं। उनको पिछली हुकूमत में इस्तीफे देने पड़ गए, अपनी वजारतों से इस्तीफे देने पड़ गए। उनको जनाब उठा के तो नवाज शरीफ साहब के सर पे बैठा दिया गया है। उसमें ऐसे भी लोग हैं कि जो नवाज शरीफ साहब के और उनकी पार्टी के बारे में गद्दारी के फतवे लगाते रहे हैं। निकाल लेना अब सब चीजें। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या मजबूरी है नवाज शरीफ साहब की कि वो ऐसे जो लोग हैं जिनके बारे में लफ्ज़ बाकायदा एक इस्तेमाल होता है, बदनाम ज़माना लोग, तो उनको उन्होंने अपने गले लगा लिया है। तो ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चौथी दफा बनना बड़ा जरूरी है, तो आप जरूर बने, लेकिन इतने कंप्रोमाइज करके अगर आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो मुझे खदशा है कि फिर 2018 का जो तजर्बा जिस बुरे तरीके से नाकाम हुआ, कहीं ये तजर्बा उससे भी ज्यादा बुरे तरीके से नाकाम ना हो। जो नून लीग ख्वाहिश का इजहार करती है कि जी हमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए ताकि हम मुल्क को मसाइल से निकाल सकें, एक मजबूत हुकूमत चाहिए। आप कह रहे हैं ये इस तरीके से मजबूत हुकूमत तो शायद नहीं बनेगी, ये बैसाखियां हैं जो उनके आसपास लगाई जा रही हैं, ना कि उन्हें मजबूत किया जा रहा है। शाहजेब साहब, अगर मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजॉरिटी देनी होती या उनको मिलनी होती तो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनाई जाती, या परवेज खटक साहब की पीटीआई पैट्रियट बनाई जाती, या ये जो अभी बलोचिस्तान में जो गए हैं नवाज शरीफ साहब और जिस किस्म के लोग उनके इर्द गिर्द इकट्ठे किए गए और बाई फोर्स, देखिए उनको बाई फोर्स शामिल करवाया गया है। मुझे उनमें से एक आदमी जो है उसने मैसेजेस दिखाए हैं कि 3 महीने पहले उसको कहा गया कि पीपल्स पार्टी में चले जाओ, वो पीपल्स पार्टी में चला गया। अब उसको कहा गया तुम मुस्लिम लीग नून में चले जाओ, कहते मैं क्या करूं जी, मुझे मुस्लिम लीग नून में जाना पड़ गया। तो अब अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है, मुझे लोग ये बता रहे हैं, तो आप खुद सोचे ना कि मैं क्या सोचूंगा।
शरीफ साहब के बारे में क्या सोचते हैं? और इस सब में आपने कहा कि पीपल्स पार्टी भी लाडला तो बनना चाहती है, मगर फिर हो क्या रहा है कि पीपल्स पार्टी लाडला होने का ताना भी दे रही है नवाज शरीफ साहब को, मगर तनकीद सिर्फ नून लीग तक महदूद की हुई है और कह रही है कि हमें इदारों से कोई गिला नहीं है, इदारों से इस वक्त हमें कोई शिकायत नहीं है। तो अगर लाडला बनना चाह रही है, शिकायत भी नहीं कर रही है, तनकीद भी नहीं कर रही है, तो लाडला बन क्यों नहीं पा रही है? देखिए ना, पीपल्स पार्टी वाले जो है उनसे पूछे ना कि आपको क्या प्रॉब्लम क्या है, किसने कहा कि फलां को, ये जो लोग अभी कोयटा में चले गए नवाज शरीफ साहब के पास इनको 3 महीने पहले किसने कहा था कि आप पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाएं? या इनमें से कौन कौन लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी में आ गए और फिर उनसे कहा कि नहीं अब तुम नून लीग में चले जाओ? तो देखें, ये जो जिस किस्म के बयान दे रहे हैं ना बिलावल साहब, बड़े एहतराम से अर्ज है कि अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो महंगाई लीग है। भैया, आप वजीर खारजा थे शहबाज शरीफ के, आपने कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि शहबाज शरीफ इतना नून लीग का प्राइम मिनिस्टर नहीं है जितना पीपल्स पार्टी का है। आज आप कह रहे हैं कि तुम महंगाई लीग हो। तो ये महंगाई लीग जो है इसको मुसल्लत किसने किया पाकिस्तानी कौम पे? सिंध हाउस में जो MNA थे पिछली पार्लियामेंट के, जो कौमी असम्बली के MNA थे, जिनको वहां पे 5-6 दिन तक रखा गया, किसने रखा था? वो पैरा जो है वो कादर पटेल साहब और शर्जील मेमन साहब वहां पे पैरा किसका दे रहे थे जब मैं दीवार प्लान के अंदर चला गया था और उन सबसे मेरी मुलाकात हो गई थी? तो ये देखे ना, अब ये और तो कोई बेवकूफ बन सकता है, या आप और मैं तो नहीं ना बेवकूफ बन सकते कि हमें कहा जाएगा ये महंगाई लीग जो है ये पाकिस्तान पर मुसल्लत होगी। लेके कौन आया वहां पे? यानी कि मुस्लिम लीग नून के पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो 30-40 MNAs थे जिनको सिंध हाउस में रखा गया था, तो शहबाज शरीफ साहब के पास तो ना ज़राए थे ना वसाइल थे कि उनको कहां पे रखते। सिंध हाउस में रखा आपने, आप लेके आए उनको, महंगाई लीग को आपने मुसल्लत किया। और अब आप ये बातें सारी मुझसे सुनेंगे जब आप इस तरह की बातें करेंगे, तो हमें सारा पता है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जिन लोगों ने कोयटा में मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है, उनमें से अक्सर लोगों को पहले कहा गया था पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो। कुदूस बदिंजो साहब जो है, उन्होंने जरदारी साहब को बाकायदा खत लिख के माजरत की है कि जी सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊंगा, लेकिन मैं शामिल नहीं हो रहा। लेकिन इसमें एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वो कुछ लोग जो है ना वो बाप पार्टी को ताने मार रहे हैं कि वो जो बाप पार्टी है जी, नवाज शरीफ ने उसको गले लगा लिया है। बाप पार्टी में से कुछ लोग जो हैं वो गए हैं मुस्लिम लीग नून में, पूरी की पूरी बाप पार्टी नहीं गई है। और बाप पार्टी के जो 2-3 बड़े बड़े पिलर हैं, चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी, खालिद मक्सी साहब हैं जो पार्लिमानी लीडर थे, और ये कुदूस बदिंजो वगैरह, ये नहीं जा रहे। ये नवाज शरीफ साहब सोचें, ये आपकी पार्टी क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे? क्या प्रॉब्लम है इनको, क्यों नहीं ज्वाइन की इन्होंने अभी तक? तो कोई ना कोई शक तो है ना इनके ज़हन में आपके बारे में। यानी कि पीपल्स पार्टी अगर वेट एंड सी करे, या फिर अगर कर रही है तो दुरुस्त कर रही है, उन्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, या फिर पीपल्स पार्टी के लिए खतरात है जो बात की जाती है कि कहीं सिंध की हुकूमत भी उनके लिए खतरे में पड़ सकती है? जी, मुझे तो ये बात जो मैं अभी से तो नहीं कह रहा, मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ, क्योंकि जो हमें ग्राउंड पे जो सिचुएशन नजर आ रही है, खास तौर पे बिलावल साहब के लिए जो मुझे ग्राउंड पे सिचुएशन नजर आ रही है वो इतनी ठीक नहीं है। उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रैंड अलायंस बन रहा है, और अभी तक अगर वो ग्रैंड अलायंस नहीं बना तो उसकी वजह मौलाना फजलुर रहमान है, क्योंकि हालिया दिनों में मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके कुछ फासले पैदा हो गए हैं मुस्लिम लीग नून से। और उसकी वजह यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ जो बड़े इलेक्टेबल्स हैं वो जब JUI में जा रहे थे तो उनको रोका गया कि नहीं आप JUI में ना जाएं, आप मुस्लिम लीग नून में जाएं। तो उसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के कुछ प्रॉब्लम्स पैदा हुए, और फिर जब नवाज शरीफ साहब वापस आए तो आप देखें कि मौलाना साहब की उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई, फिर मौलाना साहब कहीं बाहर चले गए, और अभी तक जो है वो सूरत हाल वैसी की वैसी है। तो वो ग्रैंड अलायंस जो है वो सिंध में बनना था, उसमें JUI फजलुर रहमान को उसका हिस्सा बनना था, लेकिन अब JUI जो है वो थोड़ी सी मोहतात हो गई है कि इस पूरी गेम में ये ना हो कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाए और फायदा सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नून उठा जाए। उसकी एक और वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में JUI की जरूरत है। JUI को उनकी वहां पे जरूरत नहीं है, क्योंकि JUI जो है उसका जो वोट बेस है वो पंजाब में नहीं है। तो पंजाब में तो JUI ने उनसे कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं करनी, मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट करनी है JUI के साथ, या KPK में या बलूचिस्तान में। तो JUI वालों का ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह अनकंडीशनल तरीके से मुस्लिम लीग नून के साथ एक इत्तेहाद बना लेंगे या एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसका उनको फायदा ज्यादा होगा। और मिसाल पता है क्या देते हैं वो? बड़ी इंटरेस्टिंग मिसाल देते हैं।
वो कहते हैं जी कि हमने देखे पीडीएम बनाई, हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के सरबराह बन गए, हमने धरने दिए, हमने जलसे किए, हमने लॉन्ग मार्च किए, हमने नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी का रास्ता हमवार किया। और नवाज शरीफ साहब जब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस आ गए तो 3-4 दिन तक मौलाना फजलुर रहमान साहब राब्ता कर रहे कि आपसे मुलाकात करनी है, नवाज शरीफ साहब ने उनको टाइम ही नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और इसी दौरान जब हमारी टीम ने पीसीबी से रब्ता किया तो पीसीबी ज़राए ने हमें इस बात की तस्दीक की है कि यह बात ज़ेर गौर है कि पीएसएल के कुछ मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में कराए जाएं। और उसकी वजह यह है कि कुछ इब्तिदाई मैचेस और इलेक्शन का शेड्यूल एक ही तारीखों में होगा। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि बोर्ड अगले हफ्ते हुकूमत को ये तजवीज़ देने जा रहा है कि इलेक्शन के दिनों में पीएसएल के इब्तिदाई मैचेस होंगे, इसलिए मैचेस मुत्तहदा अरब अमारात में करवाए जाएं। जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि कुछ फ्रेंचाइजेस इस तजवीज़ की मुखालफत भी कर रही हैं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। सारे के सारे सिनेरियो में तहरीक इंसाफ कैसे इलेक्शन लड़ेगी अगर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जेल में ही रहे, क्या हिकमत अमली बनाई जा रही है और क्या अदालत से कुछ उम्मीद है। एक ब्रेक के बाद तहरीक इंसाफ क्या करेगी, तहरीक इंसाफ की आगे क्या हिकमत अमली होगी, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान साहब। खान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और साहब जाहिर है एक तरफ आप लोगों की एक तरफ आप लोगों की तनकीद है कि आपकी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, मगर क्या कहीं ना कहीं अगले हफ्ते कुछ उम्मीद पैदा हो रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर चीफ जस्टिस पर आपका एतराज़ है तो डिवीजन बेंच की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें सामने आना, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा बैलेंस बेंच बनाया गया है, जैसे याया अफरीदी हैं, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब हैं, जैसे आयशा मलिक साहिबा हैं। कोई उम्मीद आपको पैदा हो रही है कि अदालत से रिलीफ मिल सकता है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। कानून के एक तालिब इल्म के तौर पे शाहजेब साहब मैं आपके सामने अर्ज करूं कि जब कानून की तालिब इल्मी के ज़माने में कानूनी नज़ीरें हमें पढ़ाई जाती थी और जब अदालतों में भी गए तो पाकिस्तान की अदलिया आज तक मरहूम भुट्टो साहब के केस को जस्टिफाई नहीं कर सकी और ये कोई काबिल फख्र बात नहीं थी जो भुट्टो साहब के साथ हुआ। लेकिन उसके 50 साल बाद अब जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है, अब ना मार्शल लॉ है ना डिक्टेटरशिप है, एक जमहूरी सिस्टम है, जैसा भी है, बहरहाल एक आइन अपनी जगह पे मौजूद है। जिस तरह जेल ट्रायल हो रहा है शाहजेब साहब, ये एज अ पाकिस्तानी हम सब के लिए सवालिया निशान है कि एक शख्स हमारा वजीर आजम रहा, उस पर जो भी चीजें हैं उनको आप ओपन ट्रायल में, ड्यू प्रोसेस में, आर्टिकल 10A के तहत जो भी आइन की शक्लें हैं उसके मुताबिक उनको, वो जो कहते हैं ना कि इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नजर आए, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट मस्ट बी सीन टू बी डन। तो अभी तक जिस तरह खान साहब के साथ जेल ट्रायल में हुआ है कि एक जिस तरह न्यूरमबर्ग ट्रायल्स होते थे या जिस तरह सदाम हुसैन साहब का हुआ कि खामोशी से हो रहा है, उनके वकला भी प्रॉपर उनको इजाजत नहीं मिल रही, फिर अभी खुदा खुदा करके फैमिली मेंबर्स, हम उनके पॉलिटिकल साथी हैं। देखें, कुछ खून का रिश्ता होता है, कुछ नजरिए का, उनका नजरियाती रिश्ता जिसकी वजह से आज वो जेल में है। इमरान खान साहब इस वजह से जेल में नहीं है कि वो इमरान खान क्रिकेटर हैं या वो इमरान खान फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो इसलिए जेल में है कि इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ हैं। तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी के मेंबर्स अली मोहम्मद या हमारे और जो दोस्त हैं, किसी को अभी तक इजाजत नहीं मिल सकी मिलने की। तो ये सारी चीजें सवालिया निशान उठाती हैं। तो एक तरफ अगर हमें रिजर्वेशन है तो आपने सही निशानदेही की कि डिवीजन बेंच से एक उम्मीद भी हो चली है। और मैं बसत एहतराम अर्ज करूंगा चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की गोशगुजार कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप हमारी एक बहुत बड़ी अदालत के चीफ जस्टिस हैं। लेकिन ये एक आईनी प्रिंसिपल है, कानूनी प्रिंसिपल है कि जब कोई भी शख्स आप पे अदम एतमाद का इजहार कर दे, आप रिक्यूज करते हैं, ये एक ऑनरेबल तरीका है, आप साइड पे हो जाएं। और बहुत से और ऑनरेबल जजेस हैं, लेट देम। और ये आईनी एक हक है जो मोहतरम इमरान खान साहब या बुशरा बीबी इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर मुझे ये बताएगा कि जब कहीं ना कहीं उम्मीद भी पैदा हो रही है तो दूसरी तरफ अब नज़र आ रहा है कि बाकी जमातें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, अपनी सियासी कैंपेन कर रही हैं। आपका बुनियादी एतराज़ है कि आपको कैंपेन नहीं करने दी जा रही है। कोई मुतबादिल स्ट्रेटजी है आपके पास कि जब आपके चेयरमैन, आपके वाइस चेयरमैन दोनों अगर जेल में हैं, वो नहीं बाहर आ पाते हैं, तो किस तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी? कोई स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर रहे हैं? देखिए, स्ट्रैटेजी हमारी कोर कमेटी की मीटिंग्स भी होती हैं, कुछ हमारे वर्कर कन्वेंशन स्टार्ट हुए हैं, बहुत सौ पे तो पर्चे कटे हैं। आज चरसदे में हुआ है, वो अच्छा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हो गया। लेकिन आपने देखा कि मियाँ साहब का जब वो एक जलसा हो रहा था
उसके लिए जितनी तगुदो की गई, जो हुकूमत ने तगुदो की, जिस तरह उनको हुकूमती स्टेट वेलकम दिया गया, वर्दी में लोग उनको सलूटें मार रहे हैं, ठीक है उनको वज़ीर-ए-आज़म बनने दें, फिर दें उनको सलूटें जो आपने करना है, लेकिन वो इस वक्त एक मफरूर थे या एक मुजरिम थे, इस तरह चले कर लें। तो मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल मिला, साथ ही में आप ही उसी लाहौर में एक हल्के का इलेक्शन था और उसमें हमारे जो है लोगों को इजाजत तक नहीं थी। तो ये चीजें तो हमारे पास हैं, लेकिन देखें हमें जो 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 एक तसल्ली है वो ये है कि अवाम हमारे साथ है। आप जितने भी सर्वेज उठा के देख लें, अल्लाह के करम से 60-70%, बल्कि कहीं तो ये 80% जो है वो इमरान खान साहब को वो करते हैं। तो जैसे ही मैं समझता हूँ इलेक्शन का भी माहौल बनेगा, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमें रास्ता मिलेगा। लेकिन आपकी निशानदेही बिल्कुल दुरुस्त है, इस वक्त तहरीक इंसाफ को एक शजर ममनुआ बना दिया गया है। ANP जलसा करे तो ठीक, नून करे तो ठीक, पीपल्स पार्टी करे तो ठीक, मौलाना साहब करें तो ठीक। क्या हम तल अवीव से आए हैं? क्या हम बनी इसराइल से हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हमारा वर्कर पाकिस्तानी नहीं है? और फिर ऐसी सूरत हाल में जैसे आप ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही तहरीक इंसाफ बहुत पॉपुलर रही है, आपका दावा है कि पूरे पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर। अगर तहरीक इंसाफ की मैं मिसाल लूँ, बहुत सारे रहनुमा रूपोश हैं, आपको खुद को बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ा। एक केस में आपकी रिहाई होती थी, दूसरे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब आप ज़ाहिर है इस वक्त अपने घर पर मौजूद हैं। आपको लग रहा है कि जो रूपोश हैं वो फाइल कर सकेंगे अपने पेपर्स? अगर कैंपेन ना भी कर सकें तो कम से कम कंटेस्ट कर सकेंगे इलेक्शन? देखिए शाहजेब भाई, जहां तक कैंपेन का ताल्लुक है ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारी कैंपेन 9 अप्रैल की रात हो गई। मुझे नहीं पता था उस दिन, उस रात जब मुझ नाचीज से अल्लाह ने वो बातें कराई और कल जो दुनिया निकली, और उस रात जब इमरान खान साहब अपनी एक डायरी उठा के निकले ना अकेले और अपने घर चले गए, वो कैंपेन उस रात हो गई थी। लेकिन बहरहाल आपने अवाम के पास जाना होता है, आपके कैंडिडेट्स ने जाना होता है, वो एक आपका एक आईनी हक है। तो ये कैसे हो सकता है कि एक जमात जिसके 60-70% उसके लोग हैं और वो कौमी जमात है, उस वक्त आप मुझे बताएं इस वक्त मुल्क में कौमी जमातें रह कितनी गई हैं? एक तहरीक इंसाफ है, पीपल पार्टी सिंध में महदूद हो गई है, मियाँ साहब अपर पंजाब में, सदर्न पंजाब में भी नहीं है। आप ये देखिए शाहजेब साहब कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, देखें हम जाती हमारा दुश्मनी नहीं है, हमारे काबिल एहतराम है, लेकिन आप ये देखिए कि उनकी लाहौर में पोजीशन क्या है, उनकी अपना गवाल मंडी में पोजीशन क्या है, उनका अपर पंजाब में। आप जाके क्वेटे में जो है वहाँ मुआहदे कर रहे हैं या अपना बाप पार्टी को नून में आप नचोड़ रहे हैं, उनको लेके आ रहे हैं। आप लाहौर की तो खबर लें थोड़ा सा। तो और अली मोहम्मद साहब उसमें ज़रा जो उन्हें जब चैलेंज आएगा वो भी बड़ा लाजमी है ना कि अगर उनकी पोजीशन कमज़ोर है तो उनके सामने चैलेंज भी हो। मैं यही जानना चाह रहा हूं कि अब वो अगर पंजाब में इलेक्टेबल्स की तरफ जाने की उनकी खबरें हैं, आपकी पार्टी किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ लेके आएगी? अगर पॉपुलर है भी तो उन्हें ये यकीन दिलाए कि जी आप अगर हमारी तरफ आएंगे, हमसे टिकट लेंगे तो इलेक्शन भी लड़ पाएंगे और इलेक्शन हो रहा होगा। इसका कैसे यकीन दहानी कराएंगे? क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं इस हवाले से, या कम से कम कोई राब्ते करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आपने सदर मुमलिकत से हमारे पिछले प्रोग्राम में कहा था आपको उम्मीद है, उन्होंने खत लिखा था, केयर टेकर गवर्नमेंट ने जवाब दे दिया कि जी सदर को किसी सियासी जमात को नहीं रिप्रेजेंट करना चाहिए। क्या होगा? देखिए मुश्किलात का हमें सामना है, लेकिन हमने अपने होमवर्क अब तक कर लिया है। जिन लोगों को हमने टिकटें देनी है, जाहिर है उसको हम पब्लिक शायद ना करें, लेकिन उसके बहुत से फैसले हो गए हुए हैं। जहां किसी को मसला होगा सेकंड थर्ड ऑप्शन पे भी जाया जाएगा। वकला के पैनल भी जो हैं वो रेडी हैं। कहीं कहीं हम अपने उन वकला को जिनकी हलकों में प्रेजेंस है उनको भी इंशाल्लाह हम आजमाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि जहां हमें हमारी अच्छी सपोर्ट है, सपोर्ट तो हर जगह है, लेकिन शहरी इलाकों में जहां जात बरादरी या ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करती, वहाँ हम अच्छी पढ़ी लिखी जो है ख़वातीन को भी, जो सियासी कारकुनान है, उनको भी हम अपॉर्चुनिटीज दें। क्योंकि ये तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है जो आपका एक नया एक इस्लामी और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की एक फेस है। एजुकेटेड लोग, प्रोफेशनल लोग उसमें आए, मुल्क को आगे लेके। ये हम किस चक्रों में पड़े हुए हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, कौम से आप नहीं जीत सकते। आखिरी जीत फिर कौम की होती है, क्योंकि अल्लाह जो है वो कहते हैं ना कि ज़बान खल्क़ व नक़ार है खुदा समझो। कौम जिसके साथ है उसको आप दीवार से नहीं लगा सकते, लेकिन ये सिस्टम मजीद जो है मजीद कमजोरी की तरफ जाएगा। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं कि इलेक्शन होने दें, साफ शफाफ इलेक्शन होने दें। किसी भी जमात को आप साइड लाइन ना करें, ना किसी को एक्स्ट्रा फेवर चाहिए। आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड दें, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। पाकिस्तानी इस कौम के जो है अमीन है, पाकिस्तानी इस कौम के मालिक हैं, वो अपने घर के लिए बेहतरीन फैसला कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले के नतीजे में 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनों को जो रिलीफ मिला था, उसे निगरां वफाकी हुकूमत, निगरां बलोचिस्तान हुकूमत और निगरां खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने चैलेंज कर दिया है।
23 अक्टूबर 2023 को जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 9 या 10 मई के वाकयात से मुताल्लिक तमाम सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का रदम करार दिया था और तमाम मुल्जिमान का केस आम अदालतों में चलाने का हुक्म दिया था। साथ ही आर्मी एक्ट की कुछ अहम शिकें भी कलअदम करार दे दी थी। और आज वफाक, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी हैं, जबकि वफाकी हुकूमत ने अपनी अपील में फैसला देने वाले बेंच पर एतराज़ करते हुए कहा है कि ये बेंच सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नहीं बना था और 5 रुकनी बेंच का क़याम कानून के मुताबिक ना होने की वजह से फैसला भी गैर मौसर है। साथ ही आर्टिकल 184(3) के तहत दरख्वास्तों के नाकाबिले समाअत होने पर भी जोर दिया गया है और इस्तदा की गई है कि जिन मामलात पर फैसला सुनाया गया है इस हवाले से मुतल्लिका फोरम हाई कोर्ट्स हैं। साथ ही आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D और शिक 59 की ज़ैली शिक 4 को गैर आईनी करार देने के फैसले को भी मुख्तलिफ ग्राउंड्स की बुनियाद पर चैलेंज किया गया है। साथ ही इस बात पर जोर दिया गया है कि आर्मी एक्ट के तहत 9 मई में गिरफ्तार तमाम अफराद का ट्रायल करना मकसद नहीं बल्कि यह सिर्फ उन मुतालिका अफराद के लिए है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के डोमेन में आते हैं, खासतौर पर वो लोग जिन्होंने ममनुआ मकामात पर दरअंदाजी की है। जबकि इससे पहले ये खबर सामने आई थी कि निगरान सिंध हुकूमत और बलूचिस्तान शोहदा फोरम ने भी सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलें दायर की हैं। और आम बात यह है कि निगरान सिंध हुकूमत की कमान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस मकबूल बाकिर के पास है। वही इस वक्त निगरान वजीर आला हैं। और जब आज हमने निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के दफ्तर से इस खबर की तस्दीक के लिए रब्ता किया तो हमें यह बताया गया ऐसी कोई दरख्वास्त सिंध हुकूमत ने दायर नहीं की है और ना ही ऐसा कोई फैसला किया गया है। तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद इस हवाले से फैसला किया जाएगा। यानी सिंध की निगरान हुकूमत ने इसकी तरदीद कर दी है। अब देखना होगा कि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि 23 अक्टूबर को जिस बेंच ने यह फैसला दिया था उसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याया आफरीदी शामिल थे और इस फैसले को एक तारीखी फैसला करार दिया गया था। और जस्टिस याया आफरीदी ने मिलिट्री एक्ट के सेक्शन 2 की ज़ैली सेक्शन 1D की दोनों ज़ैली शिकें और शिक 59 की ज़ैली शिक 4 को गैरानी करार देने के फैसले से खिलाफ किया था, लेकिन सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल ना करने के फैसले से इत्तफाक किया था। और अब इन अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक लार्जर बेंच तश्कील देना है जो इस 5 रुकनी बेंच से बड़ा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के मुताबिक आर्टिकल 184(3) के तहत दिए गए फैसलों पर जो अपील दायर होगी उसे एक लार्जर बेंच सुनेगा और अपील दायर होने के बाद 14 दिन के अंदर वो इस केस को सुनेगा। मगर अब तक इस केस का तफसीली फैसला भी सामने नहीं आया है। इसके अलावा इस केस से मुताल्लिक एक ही साथ मुख्तलिफ अपीलें दायर करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आ सकता है, क्योंकि कल फैज़ाबाद धरना केस के अमल दरामद से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का जो तहरीरी हुक्मनामा आया था उसमें अटॉर्नी जनरल की अदालत को ये यकीन दहानी शामिल थी कि फैज़ाबाद धरना केस के खिलाफ जो नज़रसानी की अपीलें दायर हुई थीं वो इत्तफाकन हुई थीं या एक ज़रिए की हिदायत के मुताबिक हुई थी। इस हवाले से हुकूमती कमीशन की तहकीकात का दायरा बढ़ाया गया था। प्रोग्राम में शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखेंगे। इसराइल का गजा में ज़मीनी ऑपरेशन जारी है और अब उसने ज़मीनी ऑपरेशन को मज़ीद फैलाने का इरादा जाहिर कर दिया है, क्योंकि अब तक इसराइली फोर्सेस शुमाली गजा से तमाम लोगों को निकाल कर जनूबी गजा में पनाह लेने का कह रही थी, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में लोग जनूबी गजा पहुंच गए थे और वहां गुंजाइश से ज़्यादा लोग आबाद हो गए थे। मगर अब इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा से भी लोगों को निकलने का कह दिया है। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा के मुख्तलिफ इलाकों में पैम्फलेट्स फेंके हैं जिनमें लोगों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पर अपने घर छोड़कर मखसूस शेल्टर्स में चले जाएँ, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि इसराइल बहुत जल्द जनूबी गजा में भी ज़मीनी ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, क्योंकि इसराइली फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने शुमाली गजा और गजा की बंदरगाह का कंट्रोल हासिल कर लिया है। साथ ही इसराइली फोर्सेस गजा के पनाहगज़ीन कैंप्स को मुसलसल निशाना बना रही हैं। आज जबालिया कैंप पर एक और इसराइली फ़िज़ाई हमले के नतीजे में 18 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और सैकड़ों अफराद मलबे के नीचे दब गए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक लोग अपने हाथों से मलबा हटा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मलबे के नीचे से ज़्यादा लोगों को जिंदा बचाया जा सके, मगर खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अमवात की तादाद मज़ीद बढ़ सकती है। इसके अलावा इसराइली फोर्सेस 3 दिन से अल शिफा अस्पताल में ज़ेर ज़मीन हमास का कमांड सेंटर तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई ठोस सबूत ही नहीं मिला है, जिस पर आलमी इदारे और आलमी मीडिया ना सिर्फ सवालात उठा रहे हैं बल्कि इसराइली फोर्सेस के दावों की आज़ादाना तहकीकात के लिए अस्पताल के अंदर रसाई देने का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसराइली फोर्सेस ने आज सबूत के तौर पर अस्पताल के कंपाउंड में एक गड़ा दिखाया
जिसे वो हमास की सुरंग करार दे रहे हैं। साथ ही अस्पताल से काफ़ी ज़्यादा असलहा बरामद करने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन आलमी मीडिया और इदारे इन दावों पर मुसलसल शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइली मिलिट्री की तरफ से अल-शिफा अस्पताल के ग्राउंड में एक जगह की वीडियो जारी करके वहां पर हमास की सुरंग होने का दावा किया गया, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के सरबराह ने इसराइल से मुतालबा किया है कि उनकी टीम को अस्पताल के अंदर तक रसाई दी जाए। CNN के मुताबिक वीडियो में जमीन पर एक गड़ा दिखाया गया है जो बज़ाहिर कंक्रीट से मजबूत किया गया है और उसमें पाइप और तारें नजर आ रही हैं, लेकिन वीडियो में गड्ढे के अंदर का हिस्सा नहीं दिखाया गया। जबकि वीडियो का जायजा लेने से एक मौके पर नजर आता है कि अस्पताल की एक मेन बिल्डिंग से यह गड़ा तकरीबन 30 मीटर की दूरी पर है। CNN आज़ादाना तौर पर इसराइली दावे की तस्दीक नहीं कर सकता कि यह गड्ढा असल में हमास की सुरंग है, लेकिन इसराइली दिफाई अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि आर्मी इंजीनियर्स अब भी सुरंग के इंफ्रास्ट्रक्चर को सामने लाने के लिए काम कर रहे हैं। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर ने मुतालबा किया है कि इन दावों की हकीकत को जांचने के लिए इसराइल आज़ाद इन्वेस्टिगेटर्स को अस्पताल में रसाई दे। उन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह अस्पतालों को फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, उसी तरह वाज़ेह सबूत की अदम मौजूदगी में अस्पतालों पर हमला भी नहीं किया जा सकता। 3 दिन हो गए हैं, इसराइली फोर्सेस की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक उन्हें अल-शिफा अस्पताल के नीचे हमास के कमांड सेंटर का कोई सबूत नहीं मिला है। साथ ही हमास और अस्पताल की इंतजामिया भी इसराइली फोर्सेस के दावों को मुस्तरद कर रहे हैं। इस दौरान अल-शिफा अस्पताल के अंदर सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो रही है। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल एक बड़ी जेल और इज्तिमाई कब्र बन चुका है, जहां मरीजों और अमले समेत 7,000 अफराद महसूर हैं। अस्पताल का अमला अब भी अपनी कोशिश कर रहा है, लेकिन ICU के तमाम मरीज दम तोड़ चुके हैं। हमारे पास ना पानी बचा है, ना खाना बचा है और ना ही बिजली है। अस्पताल के डायरेक्टर के मुताबिक हर गुजरते मिनट के साथ हम एक जिंदगी से महरूम हो रहे हैं। सिर्फ गुज़िश्ता रात में 22 अफराद की जान चली गई है और इसराइली फोर्सेस हमें बाहर निकलने भी नहीं दे रही हैं। जबकि खुद इसराइली फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्हें अस्पताल के आसपास से 2 खवातीन और गवालियों की लाशें मिली हैं। दूसरी तरफ रॉयटर्स ने कल दावा किया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने हमास के लीडर इस्माइल हनिया से कह दिया है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले से मुताल्लिक ईरान को पेशगी इतला नहीं दी थी, लिहाजा ईरान हमास की सियासी और इखलाकी मदद तो करता रहेगा, लेकिन जंग में बराह रास्त मुदाखलत नहीं करेगा। इस खबर को हमास ने तो झूठ और गलत करार देकर मुस्तरद कर दिया था, लेकिन ईरान का सरकारी सतह पर अब तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। ताहम हमास की हिमायत के हवाले से ईरान की पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह का एक अहम बयान सामने आया है, जिसे ईरानी मीडिया रॉयटर्स की खबर के तनाजुर में पेश कर रहा है। ईरानी नशरियाती इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक अल-कुद्स फोर्स के सरबराह ने गजा में हमास के मिलिट्री विंग को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस यानी मज़ाहमती क़ुव्वतों की फ़लस्तीनी फाइटर्स के साथ यकजहती का यकीन दिलाया है। ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल की तरफ से हमास को दिए गए पैगाम के मुताबिक एक्सिस ऑफ अल-कुद्स और मज़ाहमती तंजीमों के आपके भाई आपके साथ मुत्तहिद हैं और वो दुश्मन को गजा और फ़लस्तीन में उनके मज़मूम मज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी कमांडर ने हमास के अल-अक्सा ऑपरेशन की तारीफ़ की और कहा कि फ़लस्तीन और पूरा खित्ता तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन के बाद पहले जैसा नहीं रहेगा। आपने साबित कर दिया है कि इसराइल मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है। प्रेस टीवी के मुताबिक ये पैगाम मगरबी मीडिया के उस दावे के बाद सामने आया है जिसमें कहा गया था कि तेहरान में हमास के लीडर इस्माइल हनिया को आयतुल्लाह खामनाई की बरहमी का सामना करना पड़ा था, मगर खुद हमास ने रॉयटर्स के इस दावे को खालिसतन झूठ और बहतान करार दिया था। दूसरी तरफ गजा में इसराइली जारियत से रोज़ाना अफवाह हो रही हैं, लेकिन महकमा सेहत और अस्पतालों में कम्युनिकेशन सिस्टम नाकारा कर दिया गया है, जिसकी वजह से अमवात की असल तादाद सामने नहीं आ रही है। मगर गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाली आखिरी अपडेट्स के मुताबिक अमवात की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई थी और उसके बाद भी बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं जो अपडेट नहीं की जा रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।